नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन जिस पर 16,500 प्लस लिखा हुआ है फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास दूसरा एडिशन है तो अपने हिसाब से सिक्वेंस को मैच कर लें। पिछले सेशंस में हम 4 क्लोज टेस्ट पर बात कर चुके हैं। ये वीडियो 5वें क्लोज टेस्ट पर है जो कि किरण पब्लिकेशन के 2023 एडिशन में दिया हुआ है। या यूं कहिए कि 41 से 50 तक के क्वेश्चंस जो क्लोज टेस्ट से रिलेटेड है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक्स छोड़े जाते हैं आपकी ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। केवल और केवल ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से ही क्लोज टेस्ट नहीं होते। कई बार आपको सिचुएशन ऐसी दी जा सकती है कि ग्रामेटिकली चारों ऑप्शन सही होंगे, वैलिड होंगे, मीनिंगफुल भी होंगे, लेकिन इस कंटेक्स्ट में इस सिनेरियो में कोई एक ऑप्शन ही सुटेबल होगा। तो ये तय है, ये क्लियर है कि आपकी बेसिक समझ किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर जो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तैयार होती है, उस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये इंडिविजुअल सेंटेंस कहीं और लिखा होता, इस पैराग्राफ में से कोई एक इंडिविजुअल सेंटेंस अगर कहीं और लिखा होता तो इसमें से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या कई बार 4 ऑप्शन भी सही हो जाते, यूजेबल थे। लेकिन इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, जो कंटेक्स्ट आपको इस क्लोज टेस्ट में, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में कोई एक ऑप्शन, कोई एक वर्ड ही सुटेबल रहेगा। तो ये सब करने के लिए या क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेटली अटेम्प्ट करने के लिए, उसको सही से समझने के लिए, सही से करने के लिए मेरा स्टूडेंट को सजेशन रहता है कि ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप अपनी रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कीजिए। और रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं एनसीईआरटी की इंग्लिश में लिखी हुई किताबें। इससे आपकी जीके भी इम्प्रूव हो जाती है। ऐसी बातें हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको और बताता रहूँगा। तो चलिए, आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं पहली लाइन से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न मिशेल लूथर किंग जूनियर। उसके बाद कॉमा है। ठीक है, 41 यहां पर आपको एक ब्लैंक दिया गया है, जिस ब्लैंक में आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, ब्लैंक के बाद क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक के बाद लिखा हुआ है हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम टू मार्टिन। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि केवल एक लाइन पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा, तो आगे की 2-4 लाइनें भी पढ़ी जा सकती हैं उस कंटेक्स्ट को समझने के लिए कि किस कंटेक्स्ट को, किस सिनेरियो को हमें दिया गया है, क्या थीम हमें दी गई है। अगर हम पैसेज का, पैराग्राफ का थीम समझ जाते हैं तो उस थीम से रिलेटेड वर्ड ही हम यहां पर चुनेंगे। ठीक है, लेकिन जो पहला सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें क्लियर है कि एक क्लोज आपको यहां पर दी गई है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न मिशेल लूथर किंग, और फिर दूसरी क्लोज यहां से शुरू कर दी गई है, हिज ग्रैंडफादर यहां पर सब्जेक्ट हो रहा है और उसके बाद लिखा हुआ है हैड हिज नेम, फिर एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक को बाद में देखेंगे, टू मार्टिन। तो 2 क्लोज आपको दी गई हैं और 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए आपको चाहिए कंजंक्शन। ठीक है, इतनी तो आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि 2 क्लोजेस आपको दी गई हैं, तो 2 क्लोजेस जोड़ने के लिए आपको चाहिए कंजंक्शन। ऑप्शन में देख लेते हैं, चारों वर्ड आपको कंजंक्शन ही दिए हुए हैं, लेकिन चारों वर्ड आपके ऐसे दिए गए हैं, ऐसे कंजंक्शन दिए गए हैं जिनका सबका फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं एंड की बात करूं तो एंड एक कुमुलेटिव नेचर का कंजंक्शन होता है। एंड का जो नेचर होता है वो कुमुलेटिव नेचर का होता है। कुमुलेटिव का मतलब है कि इंक्रीजिंग बाय एडिशन। आप किसी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिशन करके, उसमें कुछ जोड़ के, तो आप एंड कंजंक्शन को यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, फ्रेजेस को भी और क्लोजेस को भी, लेकिन सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, जो सेम स्ट्रक्चर की हो या जो सेम लेवल पे हो, जो कोऑर्डिनेट हो। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है एंड को भी, सो को भी और बट को भी। सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, अभी मैं बता दूंगा क्या मतलब है। तो एंड जो होता है कुमुलेटिव नेचर का होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ इंक्रीज करने के लिए उसमें एडिशन करके हम एंड को जोड़ते हैं, ऐड करने के लिए, इंफॉर्मेशन में कुछ ऐड करने के लिए। तो क्या यहां पर ऐड करने के लिए जोड़ा जा रहा है? एंड कंजंक्शन को यहां पर लगाया जा सकता है।
क्या ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है वो इस पहली इंफॉर्मेशन में कुछ इंक्रीज करने के लिए है? हो सकता है आपको लगता हो, लेकिन जब आप दूसरे ऑप्शन चेक करेंगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो दूसरे ऑप्शन को भी देखना जरूरी है। देखिए, जो सो होता है ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, लेकिन ये इलेटिव नेचर का होता है। इलेटिव नेचर का मतलब इन्फरेंस से है। इलेटिव का मतलब इलेट करना, इन्फर करना। कुछ आपको एक सिचुएशन दी गई है, ये ऐसा है तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो ये कहा जाता है कि ये जो सो है इन्फ्रेंस के लिए, अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन से कुछ इन्फर किया है तो जो इंफॉर्मेशन इन्फर की है, जो रिजल्ट है पहली वाली इंफॉर्मेशन का, उस रिजल्ट को बताने के लिए सो लिखा जाता है। तो ग्रामरियन कह देते हैं कि सो कंजंक्शन को आप एग्जैक्ट रिजल्ट को जोड़ने के लिए यूज करें, यानी कि सो कंजंक्शन उस क्लोज को जोड़ेगा दूसरी क्लोज से जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट हो दूसरी वाली क्लोज का। एक इंफॉर्मेशन लिखी गई है और उस इंफॉर्मेशन का कुछ रिजल्ट है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, तो जो हो गया, जो रिजल्ट आया, उस एग्जैक्ट रिजल्ट को जोड़ने के लिए हम सो कंजंक्शन को यूज करते हैं। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो पहली वाली इंफॉर्मेशन लिखी गई है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न मिशेल लूथर किंग, और इसका रिजल्ट ये है हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम टू मार्टिन, ये रिजल्ट तो लग नहीं रहा इसका। ठीक है, नहीं लग रहा तो फिर आगे चलते हैं। ये ऑप्शन भी सुटेबल नहीं लग रहा। सिंस जो कंजंक्शन है, देखिए सिंस प्रीपोजिशन भी हो जाता है, और जब सिंस प्रीपोजिशन हो जाता है तो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है। आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस को, तो सिंस के साथ आप टाइम लिखते हैं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है सिंस के साथ, तो टाइम रिलेवेंट फंक्शन में होता है जब सिंस प्रीपोजिशन होता है। लेकिन सिंस कंजंक्शन भी होता है, और जब ये कंजंक्शन होता है तब भी इसके दो फंक्शन होते हैं। एक तो ये बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करता है, BECAUSE बिकॉज, और दूसरा होता है ये टाइम रिलेवेंट फंक्शन में। वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में ये आता है, उसी कंटेक्स्ट में हम इसको कंजंक्शन की तरह भी यूज कर लेते हैं। मतलब सिंस कंजंक्शन से जिस क्लोज को जोड़ा जाएगा, या तो वो क्लोज टाइम क्लोज होगी, टाइम बता रही होगी मेन वर्ब वाले, मेन क्लोज की मेन वर्ब का, या फिर वो बिकॉज के मीनिंग को रिफर करेगी, बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करेगी, और बिकॉज बताता है प्रॉपर रीजन को। तो सिंस को या तो आप रीजन बताने के लिए, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन लिखी है और उस इंफॉर्मेशन का रीजन अगर दूसरी क्लोज है तो इस दूसरी क्लोज को सिंस कंजंक्शन से जोड़ा जा सकता है, या फिर टाइम रिलेवेंट फंक्शन में टाइम बताने के लिए। तो यहां पर तो ऐसा है नहीं कि उसका रीजन ये है, भाई ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है वाज बोर्न मिशेल लूथर किंग, उसका रीजन तो ये इंफॉर्मेशन है नहीं, हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम टू मार्टिन, ये कोई रीजन तो है नहीं, रिजल्ट तो था ही नहीं, सो इसलिए कैंसिल किया, रीजन भी नहीं है, तो सिंस कंजंक्शन भी सुटेबल नहीं है। अगला कंजंक्शन हमने देखा तो हमारे पास है बट। अब ये जो बट है ना, ये एडवर्सेटिव नेचर का होता है। एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव का मतलब है एडवर्स सिचुएशंस को जोड़ने के लिए हम बट कंजंक्शन का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है फैन बॉयज, फॉर एंड नोर बट और येट सो, ये सारे कंजंक्शन कोऑर्डिनेट नेचर के हैं। तो ये जो बट कंजंक्शन है ये एडवर्सेटिव नेचर का है। इसका मतलब है कि ये एडवर्स सिचुएशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसा हुआ, फिर जो अगली क्लोज में हुआ वो पहले वाले का एडवर्स है, अपोजिट है, या उससे कुछ अलग है, एडवर्स नेचर का है। तो उस एडवर्सेटिव क्लोज को या एडवर्स मीनिंग को कन्वे करने वाली क्लोज को बट कंजंक्शन से जोड़ा जा सकता है। अब आप अगर देखोगे ना, कंटेक्स्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बट कंजंक्शन सुटेबल है। और अगर अभी भी पता ना चल रहा हो ना, 41 का अभी भी पता ना चल रहा हो, तो जरा 42 पर चलते हैं। देखो 42 में क्या भरा जाना है, 42 में ये है। 42 के ऑप्शन अगर आप देखोगे, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं यहां से। 42 के ऑप्शन आप अगर देखोगे, गिवन, चेंज्ड, बिकम, मेड, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसा आना है जो कि गिवन, चेंज या मेड या बिकम हो। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जब पैदा हुआ था तब उसका नाम ये था, मिशेल लूथर किंग। उसके ग्रैंडफादर ने उसका नाम जो है कुछ और कर दिया, मार्टिन कर दिया। तो ये जो दूसरी वाली इंफॉर्मेशन है पहली वाली की एडवर्सेटिव नेचर की है, कि वो उसका नाम शुरू में ये था पर बाद में ये कर दिया गया उसके ग्रैंडफादर के द्वारा। तो एडवर्सेटिव नेचर को यहां पर दिखाया गया है, और चूंकि एडवर्सेटिव नेचर को दिखाया गया है
तो यहाँ पर आपको लगाना चाहिए बट कंजंक्शन। ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखी है आपके सामने जो एंड कंजंक्शन को यूज़ करके आप कुछ इंक्रीज करना चाह रहे हो, ठीक है। एडवर्सेटिव नेचर का कंजंक्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो 41 में आना चाहिए बट, कि जब वो पैदा हुआ था उसका नाम ये था शुरुआत में, बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम्ड। अब देखिए 42 को देख लेते हैं। 42 आपके सामने ये रहा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बोर्न मिशेल लूथर किंग बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम। अब देखो गिव इन तो आएगा नहीं यहाँ पे। गिव का मतलब है शुरू, अगर आप किसी को कोई नाम दे रहे हो तो पहले उसका कोई नाम नहीं होगा, आपने जो नाम दिया वो पहला ही नाम होगा, उसको पहले कोई उसका नाम नहीं होगा और आपने उसको एक नाम दे दिया। वहाँ पर आप कह सकते हैं शी गेव हर डॉटर अ नेम, या सी गेव हर कंपनी अ नेम, इस टाइप से आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसी तो सिचुएशन है नहीं, उसका तो नाम था, तो यहाँ पर क्या किया गया है, नाम को चेंज किया गया है। बिकम भी गलत हो जाएगा, मेड भी गलत है। यहाँ पर मेड का मतलब भी कुछ और होता है, बिकम का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना। तो यहाँ पर कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही है, उसका नेम चेंज हुआ है, उसके फादर ने किया है चेंज्ड। बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम चेंज्ड टू मार्टिन, तो यहां पर आ जाना चाहिए चेंज्ड, ठीक है। मीनिंग के आधार पर ही चल रहा है, चारों के चारों जो आपको दिए गए थे। देखिए ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये सारे के सारे जो आपको दिए गए हैं पास्ट पार्टिसिपल दिए गए हैं। और पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर आपको इसलिए दिया गया है, अगर आपको ग्रामर की समझ हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती, और हेड के बाद लगा क्या है, हेड के बाद लगा है हिज नेम, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब होती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, वहां तो ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने। चेंज लिखा है वो तो यहाँ लिखा है, हैड के सीधे बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हैड यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ये जो हैव है, ये जब मेन वर्ब होती है तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है। ये जो हैव है जब ये मेन वर्ब होती है तो इसका एक मीनिंग तो होता है टू ऑन समथिंग, ये आपको बता चुका हूँ मैं पिछले ग्रामर के सेक्शंस में भी। जैसे आई हैव अ कार, एक मीनिंग होता है इसका टू परफॉर्म सम एक्टिविटी, ठीक है, या टू डू सम टास्क। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहां पर, आई जस्ट हैड सेक्स। तो सेक्स कोई ऐसी चीज तो है नहीं मैं गया और मैंने उसको ऑन कर लिया, 100-200 रुपए देके वो मेरी जेब में रखा हुआ है। यहां पर सेक्स क्या है, एक एक्टिविटी को रिफर कर रहा है। अगर एक्टिविटी को रिफर कर रहा है, कोई एक्शन है, तो ये हैव का दूसरा मीनिंग है। किसी एक्टिविटी को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के मीनिंग में भी हैव आ जाता है, और हैव यहाँ पर मेन वर्ब भी है। देखिए मेन वर्ब और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, क्या परफॉर्म किया, क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। इसके अलावा ये जो हैव है एक तीसरे मीनिंग में और यूज हो जाता है, और वहां पर इसका जो सेंस होता है कॉजेटिव नेचर का सेंस होता है, इसीलिए इसको कॉजेटिव वर्ब भी कह दिया जाता है। और इसके साथ दूसरी वर्ब भी होती है मेक और गोट, और ये हैव तीनों ही पॉजिटिव सेंस की वर्ब कही जाती है इस सिचुएशन में, जब ये इस तरह के मीनिंग को रिफर करने लगती है जिस तरह का मीनिंग मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा टू cause someone to do something, ठीक है, या to cause something to be done by somebody। ओके, अब देखिए मैंने दो चीज़ें क्यों लिखी, मैं क्यों आपको इतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में
वो बारीकियां बैठ जाएं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को लेकर, ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, जो आपको बार बार कंफ्यूज करती है। एक नया सेंटेंस आ जाता है, वर्ड्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी से निकालने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने दो सिचुएशन लिखी है कि ये हैव का ही मीनिंग है। हैव का मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि हैव जब मेन वर्ब होता है तो वो एक पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है, और उसके साथ और दूसरी वर्ब भी है जो पॉजिटिव सेंस में यूज हो जाती है, मेक और गोट। या आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप समझ लो। हैव पॉजिटिव सेंस में जब यूज होता है तो उसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू डू समथिंग। अब देखिए अगर कॉज के बाद यानी कि इस कॉज की जगह हैव ही लिख लो, चलो आप हैव ही लिख लो, टू हैव समवन टू डू समथिंग, ठीक है। हैव यहां पर कोज के मीनिंग को रिफर कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में है। अब देखिए यहां पर अगर डूअर लिखा हुआ है, डूअर अगर लिखा हुआ है तो डूअर ने ही वो काम किया है, डूअर ने ही वो काम किया है। तो ये जो टू डू है ये एक्टिव मीनिंग में होनी चाहिए, एक्टिव मीनिंग में होनी चाहिए। तो यहां पर इन्फिनेटिव लगा दिया जाता है, डू लगा दिया जाता है केवल। कोज लिखा था तो मैंने टू डू लगाया था, हैव लिखा है तो आप डू लगाएंगे, या कोई भी वर्ब लगा देंगे, कोई भी वर्ब लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए हैव के बाद क्या है, समथिंग, और डूअर चला गया बाद में, डन बाई समबडी, बाई के बाद वो लिखा है। हो सकता है बाई प्रीपोजिशन को हटा भी दिया जाए, या हैव के बाद कोई ऐसी चीज लिखी है जो डूअर नहीं है, इसको कुछ किया गया है, समथिंग को कुछ किया गया है। समथिंग ने कुछ नहीं किया, यहां पर समवन ने कुछ किया था, तो एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब लिखी थी। लेकिन यहां पर समथिंग को कुछ किया गया है तो पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब लिखी जानी चाहिए। और पैसिव मीनिंग को कन्वे करने वाली जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो यहां पर लिखी जानी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को अगर आप यहां पर लगाने की कोशिश करेंगे तो भली भांति आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट कितने सही तरीके से काम कर रहा है। हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम चेंज्ड टू मार्टिन, तो उसके नाम को बदला गया, उसके नाम ने कुछ नहीं बदला। अगर सेंटेंस यहां पर इस तरह से लिखा होता, हिज ग्रैंडफादर, ठीक है, had someone change, यहां पर हटा देता हूं मैं, had someone change his grandson name, ठीक है। तो ये सम्मन कोई भी जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं नेम चेंज करते हैं, उनके यहाँ भी कोई पादरी वगैरह हो सकता है, कोई चर्च से आया हुआ व्यक्ति हो सकता है जो नामकरण करता हो, तो सम्मन की जगह वो मान लो आप। तो अगर हैड के बाद सम्मन लिखा होता और वो सम्मन डूअर होता उसका नेम चेंज करने का, तो हम इसको चेंज ही लिखते। हमने क्या लिखा, चेंज लिखा, क्योंकि नेम लिखा वहां पर, हिज नेम लिखा हुआ है जो कि डूअर नहीं है, हिज नेम को चेंज किया गया है। इसलिए आपको सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, पास्ट पार्टिसिपल दिए गए हैं। ये अगर देखो अभी तो सिचुएशन आसान थी, ये मैंने क्यों समझाया आपको, अभी सिचुएशन आसान थी, लेकिन एक ऑप्शन में चेंज, मान लो कि एक ऑप्शन तीसरा आपका ये होता, अगर वो आपके पैराग्राफ को थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहता है ना, तो एक जगह वो लिख देता चेंज, और अगर हार्ड बनाना चाहता है ना तो मेड की जगह लिख देता चेंजिंग। समझ रहे हैं आप? एक ऑप्शन हो गया गिवन, वो तो आप लगाते ही नहीं, एक ऑप्शन में चेंज हो गया, एक ऑप्शन में चेंज लिख दिया, एक ऑप्शन में चेंजिंग लिख दिया, अब आपकी हालत खराब हो जाती। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ठीक है। अगर ऑप्शन किसी पैराग्राफ में, किसी क्लोज टेस्ट में, किसी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरह के दे दिए जाते तो फिर आपको तय करना मुश्किल हो जाता, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो, ठीक है। ये हो गई बात आपकी 42 पर। 43 आपके सामने है, यहां पर ये पैराग्राफ वैसे ही है, सीधे नीचे ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, इसको इसी तरह से बनाया गया है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग पूरा पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न मिशेल लूथर किंग, बट हिज ग्रैंडफादर हैड हिज नेम चेंज्ड टू मार्टिन। मार्टिन लूथर अटेंडेड सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल्स इन जॉर्जिया,
ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है फ्रॉम हाई स्कूल। अब देखिए फ्रॉम अगर लगाई गई है तो फ्रॉम तो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ये क्या है, एक प्लेस है, एक प्लेस का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर ग्रेजुएटिंग लिखा है, फिनिशिंग, ग्रेजुएटेड, फिनिश्ड। देखो यहां पर हाई स्कूल की बात हो रही है, तो हाई स्कूल से ग्रेजुएट तो करेगा नहीं, ग्रेजुएट तो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होता है, हाई स्कूल से तो हाई स्कूल ही हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड वाले ऑप्शन तो हटा दो। अब आपको लिखा हुआ है एक जगह फिनिशिंग और एक जगह लिखा हुआ है फिनिश्ड। ठीक है, अब आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। दो ऑप्शन आपने हटा दिए कंटेक्स्ट के हिसाब से, मीनिंगफुल नहीं थे, ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड। अब आपकी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक होनी है कि आप यहां पर फिनिशिंग लगाएंगे या फिनिश्ड लगाएंगे। मैं आपको बता दूं ये जो फिनिशिंग है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। देखिए मेन वर्ब तो यहां पर है नहीं, अगर मेन वर्ब होती तो जैसे मार्टिन लूथर सब्जेक्ट था, मार्टिन लूथर सब्जेक्ट था और अटेंडेड हो रही थी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहां पर मेन वर्ब यूज करनी होती तो वो यहां पर एंड कंजंक्शन लगाता, और एंड कंजंक्शन लगाकर वो फिर यहां पर मेन वर्ब लगाता वर्ब की सेकंड फॉर्म। चूंकि यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है तो एंड कंजंक्शन के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाता, लेकिन यहां पर एंड कंजंक्शन तो लिखा नहीं है, तो इसको मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मान नहीं सकता, मेन वर्ब तो कंसीडर कर नहीं सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर यहां पर एंड कंजंक्शन लगा होता तो आप ये कह सकते थे कि एंड कंजंक्शन के द्वारा सेम स्ट्रक्चर की या सेम लेवल पर दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है, अटेंडेंट को और फिनिश्ड को। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दोनों वर्ब को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है, लेकिन एंड कंजंक्शन यहां पर लगा नहीं है, यहां पर तो कॉमा लग गया, मतलब इस क्लोज को अलग कर दिया। अब जो लिखा जा रहा है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह लिखा जा रहा है। तो यहां पर आप फिनिश लगाओगे, अब इसको मेन वर्ब कंसीडर नहीं कर सकते वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मान कर चलिए, पास्ट पार्टिसिपल है और ये लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे या पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे, ये देखने से पहले ये चेक कर लो कि एडजेक्टिव है, दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है। ये चेक कर लो कि दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो फिनिशिंग है या फिनिश्ड है किस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप फिनिशिंग लगाएं या फिनिश लगाएं, चलो वो तो अभी तय कर लेंगे, लेकिन यहां पर फिनिशिंग लगाएं या फिनिश लगाएं 43 में लगाना आपको मार्टिन लूथर के लिए है। ठीक है, मार्टिन लूथर के लिए आपको लगाना है, जॉर्जिया के लिए तो लगाना नहीं है, स्कूल्स के लिए भी नहीं लगाना है। ठीक है, मार्टिन लूथर ने ही फिनिश का काम किया है, तो यहां पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है या पास्ट पार्टिसिपल। ये अगर आपको तय करना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। ठीक है, पैसिव मीनिंग को कन्वे करने से मतलब है कि जिस नाउन के लिए ये फिनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव बनकर आएगा उस नाउन को कुछ किया गया होगा। एक्टिव मीनिंग कन्वे करने का मतलब है कि अगर ये फिनिशिंग जिस नाउन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव बनकर आया है उस नाउन ने कुछ किया है। अब ये बताइए कि मार्टिन लूथर ने फिनिश किया है या मार्टिन लूथर को फिनिश किया गया है। मार्टिन लूथर ने फिनिश किया है, कुछ किया होगा उसने, कुछ हाई स्कूल वगैरह या वहां से अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ फिनिश की होगी, एजुकेशन फिनिश की होगी। तो मार्टिन लूथर इस फिनिश का डूअर है। डूअर है मतलब एक्टिव मीनिंग कन्वे कर रही है वो। फिनिशिंग यू देखिए यहां पर मैंने लिखा फिनिशिंग फ्रॉम हाई स्कूल। ठीक है, फिनिशिंग फ्रॉम हाई स्कूल। अब ये जो फिनिशिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है मार्टिन लूथर के लिए, तो मार्टिन लूथर ने कुछ फिनिश किया है। और अगर हम लिखते फिनिश्ड, देखिए मैं जैसे यहां पर आपको बताना चाहूंगा, इसको आगे चल लेते हैं, इस पर यहां चल लेते हैं तीसरे पेज पर। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, ब्रेकिंग चेयर या फिर ब्रोकन चेयर, कौन सा वाला सही लग रहा है आपको? ये वाला सही लगेगा। ये गलत हो गया क्योंकि चेयर को ब्रोक किया गया है,
चेयर को ब्रोक किया गया है और किसी और के द्वारा ब्रेक किया गया है, तो एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो गया। यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये किस मीनिंग को कन्वे कर रही है? पैसिव मीनिंग को कन्वे कर रही है। भाई आपने लिखा ब्रोकन चेयर, मतलब चेयर को ब्रेक किया गया है किसी और के द्वारा, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। और एक्शन डन बाय समबडी एल्स का जब सेंस आ जाता है तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो इसका मतलब चेयर ने किसी को ब्रेक किया है। चेयर ने अगर किसी को ब्रेक किया है तब तो ये एक्टिव मीनिंग को कन्वे करने वाली वर्ब लगा दिया आपने। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव बनकर लगाया चेयर के लिए, वो चेयर उसका डूअर हो गया। क्या ये संभव है कि चेयर किसी चीज को ब्रेक कर दे? गलत हो गया। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आप यहां पर फिनिशिंग लगाएंगे, फिनिश नहीं लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई यहां पर। अब एक चीज और समझ लो, जब इतना समझ ही गए हो तो ये जो फिनिशिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव मीनिंग को कन्वे कर रही है। जब एक्टिव सेंस में है तो इसके बाद क्या होना चाहिए था? इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ऑब्जेक्ट लिखा है क्या? नहीं लिखा। फ्रॉम प्रीपोजिशन लिखी है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब इसको फिनिशिंग को इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है। अगर आप यहां से फ्रॉम हटा देते, आपने यहां पर लिखा फिनिशिंग और यहां पर फ्रॉम ना लिखा होता, ठीक है, यहां पर फ्रॉम ना लिखा होता, फिनिशिंग हाई स्कूल, तब भी ये सही रहता। अब आपने फिनिश को ट्रांजिटिवली यूज कर लिया, और ट्रांजिटिवली यूज कर लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल फिनिशिंग को, तो चूंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उस वर्ब ने ट्रांजिटिव नेचर की थी, अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। लेकिन आपने अगर फ्रॉम लगाया तो अब आपने फिनिश को इंट्रांजिटिवली यूज किया है, और वो इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है, दोनों तरीके से यूज हो सकता है। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती है जो ट्रांजिटिवली भी यूज हो जाती है, इंट्रांजिटिवली भी। अब आपने फिनिशिंग को एक्टिव मीनिंग में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाकर यूज किया है और इसको इंट्रांजिटिवली यूज किया है और फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा दिया, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जो कि एक प्लेस को रिफर कर रहा है। अगर आप इसको ट्रांजिटिवली यूज करते तो फ्रॉम नहीं लिख पाते, उसके बाद फिनिशिंग का ऑब्जेक्ट बन रहा होता हाई स्कूल, तो हाई स्कूल फिर किसी प्लेस को रिफर नहीं करता, फिर हाई स्कूल एक प्रोग्राम को रिफर करता, एक एजुकेशन, एक क्वालिफिकेशन है ना, उस एक प्रोग्राम को रिफर करता। ये बेसिक डिफरेंस जो है आप समझिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, सर मैंने 3 बार किरण पब्लिकेशन लगा दी, 2 बार मैंने एमबी पब्लिकेशन लगा ली, अब मैं सर ये लगा रहा हूँ, पिनेकल लगा रहा हूँ, 4 बार मैंने ये लगा दी, फिर भी मेरे सर एवरेज नंबर आ रहे हैं 5-10, 2, 4, 5 नंबर से हर बार रह जा रहा हूँ। वो इसीलिए होता है, आपने एक किताब बार बार लगा दी, आपको उसके सॉल्यूशन भी याद हो गए, आपको उसके आंसर भी याद हो गए, अब आपका दिमाग चल थोड़ी रहा है, अब तो वो रटी रटाई इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर रहे हो आप बार बार। आपको एक ही बार एक किताब लगानी है, लेकिन लगानी ऐसी है एकदम सॉलिड तरीके से। ये हो गए आपके 43, 44 पर चल लेते हैं। ठीक है, फिनिशिंग फ्रॉम हाई स्कूल एट द एज ऑफ 15, ही रिसीव्ड द BA डिग्री इन 1948। मोर हाउस कॉलेज लिखा हुआ है। अब देखिए मोर हाउस कॉलेज क्या है, फिर से एक प्लेस आपको दिया गया है, एक प्लेस का नाम दिया गया है, एक प्लेस आपको दिया हुआ है कॉलेज का नाम। तो यहां पर इन आना चाहिए प्रीपोजिशन, फ्रॉम आना चाहिए, बाय आना चाहिए या विद आना चाहिए। देखिए बाय तो यहां पर होगा नहीं, क्योंकि बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं हम या तो डूअर को रिफर करने के लिए, या फिर हम लगाते हैं कि कोई एक्शन कैसे हुआ है उस मैनर को रिफर करने के लिए, कि ये चीज हुई ऐसे हुई, तो बाय प्रीपोजिशन लगा के उस चीज को लिख देते हैं कि ये इस मैनर में ये चीज हुई। या फिर बाय प्रीपोजिशन हम टाइम की डेडलाइन बताने के लिए लगाते हैं। टाइम की डेडलाइन मतलब लास्ट लाइन, लास्ट पॉइंट, कि ये एक्शन इस टाइम तक हुआ, इसके बाद नहीं हुआ, तो उस टाइम को, उस डेडलाइन टाइम को, लास्ट पॉइंट को दिखाने के लिए बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहां पर तो प्लेस लिखा हुआ है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, तो बाय प्रीपोजिशन तो आएगा नहीं। विद का मतलब होता है हैविंग। आपने कोई चीज की और जब आपने वो चीज की तो आपके साथ ये थी, आपके पास ये थी, हैविंग, आपने इसको हैव कर रखा था। तो ऐसा तो है नहीं मोर हाउस कॉलेज को उसने हैव किया हुआ था, उसने ऑन किया हुआ था, तो विद भी यहां पर मीनिंगफुल नहीं है।
फ्रॉम और इन यहां पर मीनिंगफुल हो सकता है, क्योंकि इन और फ्रॉम दोनों ही प्लेस के साथ लगाए जाते हैं। फ्रॉम जब लगाया जाता है तो ओरिजिन पॉइंट को बताने के लिए लगाया जाता है, और ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये कोई प्लेस भी हो सकता है। यानी कि प्लेस का मतलब क्या है, पॉइंट एट स्पेस या पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। या फिर ये ओरिजिन पॉइंट कोई टाइम का पॉइंट भी हो सकता है, या कोई स्टेट भी हो सकती है। भाई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब चीजें आती हैं तो पहली अवस्था को आप ओरिजिन मानो, दूसरी अवस्था को आप डेस्टिनेशन मानो। तो ये जो फ्रॉम है इस ओरिजिन पॉइंट के लिए लगाया जाता है। तो ये प्लेस ओरिजिन पॉइंट हो सकता है। हम लगाते हैं जब कोई क्लोज्ड प्लेस हमें मिल जाए, किसी की बाउंड्री हो, किसी की लिमिटेड बाउंड्री हो, कन्फाइनमेंट, उस क्लोज बाउंड्री को रिफर करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज भी कर लेते हैं। तो मोर हाउस कॉलेज की तो एक बाउंड्री होगी, एक कन्फाइनमेंट होगा, तो इन भी यहां पर लगाया जा सकता था। अब लेकिन इन लगाना है या फ्रॉम लगाना है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस रिसीव वर्ब को। देखिए रिसीव का मतलब क्या है, रिसीव का मतलब एक मूवमेंट से है, मतलब कोई चीज यहां से यहां को गई होगी तभी तो उसने रिसीव किया होगा। तो अगर रिसीव के मीनिंग को आप समझे तो रिसीव किया गया है बीए डिग्री को इन 1948 में, और जहां से रिसीव किया गया है तो मतलब वो ओरिजिन पॉइंट हो गया। मोरहाउस कॉलेज से अगर किसी चीज को रिसीव किया गया है, कोई चीज मोरहाउस कॉलेज से मेरे पास आई है, वो डिग्री, वो डॉक्यूमेंट्स, कागज या कोई क्वालिफिकेशन, तो इसको एक ओरिजिन पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मतलब फ्रॉम प्रीपोजिशन को लगाना पड़ेगा आपको, इन नहीं लगा सकते अब आप, ठीक है। ये बेसिक समझ है आपकी ग्रामर के बारे में, ये आपके काम आ रही है यहां पर, देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आप। तो इसका क्या हो गया, 44 का 2 हो गया। 45 पर चल लेते हैं। ये 45 आ गया आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम मोरहाउस कॉलेज, अ डिस्टिंग्विश्ड नेग्रो इंस्टीट्यूशन ऑफ अटलांटा from which both his father and grandfather had graduated. After 3 years of 45 में यहाँ blanks है, after 3 years of study at Crozer Theological Seminary in Pennsylvania, where he was elected president of, आगे कुछ लिखा है वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आफ्टर 3 years ऑफ, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, थियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल। देखिए साइकोलॉजिकल को तो वैसे ही हटा दो, थियोलॉजिकल ही आना है, इसका आपको पता है क्योंकि आगे उसने हिंट दिया हुआ है, क्रोजर थियोलॉजिकल सेमिनरी, ठीक है। आफ्टर 3 years ऑफ थियोलॉजिकल स्टडी एट क्रोजर थियोलॉजिकल सेमिनरी इन पेंसिल्वानिया, तो उसने यहां पर दिया हुआ है उस इंस्टीट्यूशन का नाम। तो इंस्टीट्यूशन के नाम में थियोलॉजिकल है, तो थियोलॉजिकल स्टडी की होगी उसने यहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में जाएगा और साइकोलॉजिकल स्टडी करेगा। देखिए स्टडी तो सारी की सारी एजुकेशनली होती हैं, आप कोई भी स्टडी करते हो तो एजुकेशनली होती हैं। किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में जाके जो आप पढ़ाई करते हो सारी की सारी वो एजुकेशनली होती हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल भी नहीं होना था, इंटेलेक्चुअल भी नहीं होना था। इंटेलेक्चुअल का मैं मतलब आपको बता दूं, यहाँ नहीं तो किसी और जगह वो काम आ सकता है। इंटेलेक्चुअल बना है इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली, एबिलिटी टू थिंक इंटेलिजेंटली और टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एबिलिटी टू थिंक इंटेलिजेंटली और टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को समझने की जो एबिलिटी होती है या इंटेलिजेंट वे में सोचने की जो एबिलिटी होती है उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अब ये इंटेलेक्ट से ही बना है इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब है किसी भी चीज के साथ इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव के रूप में लगाया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया रिलेटेड या रिलेटिंग टू द एबिलिटी टू थिंक इंटेलिजेंटली और टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई इंटेलेक्चुअल स्टडी के साथ आना था, थियोलॉजिकल यहाँ पर सही है।
इंटेलेक्चुअल सारी की सारी स्टडी जो होती है इंटेलेक्चुअली होती हैं, आपको सोचना समझना पड़ता है, तो एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल तो मीनिंगफुल हो ही नहीं रहा था। साइकोलॉजिकल तो कंटेक्स्ट में ही नहीं है, थियोलॉजिकल होना है इसका। आगे चलते हैं 46 पर, ठीक है। पेंसिल्वेनिया वेयर ही वाज इलेक्टेड, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ये दिए हुए हैं, वेयर ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आ, ब्लैंक दिया हुआ है आपको, ये ब्लैंक दिया हुआ है, वेयर ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आ 46 में ब्लैंक वाइट सीनियर क्लासेस। अब देखो क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, प्री डिटरमाइंड, प्रीडोमिनेंटली, सिग्निफिकेंटली, समवॉट। इन चारों वर्ड के मीनिंग में बता देता हूं और फिर आप मुझे बताना कि कौन सा आना चाहिए। देखिए प्री डिटरमाइंड बना है डिटरमाइन से, डिटरमाइन का मतलब होता है कुछ प्लान करना, कुछ तय करना, किसी के बारे में कुछ बताना, डिसाइड करना, ठीक है। तो डिटरमाइंड का मतलब जिसको प्लान कर दिया गया हो, प्री डिटरमाइंड का मतलब जिसको पहले से प्लान कर दिया गया हो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्री डिटरमाइंड का मतलब है प्लान्ड और डिसाइडेड एट अर्ली टाइम या इन एडवांस। जो एडवांस में जिसको प्लान कर दिया गया हो उसको कह देते हैं प्री डिटरमाइंड। प्रीडोमिनेंटली देखिए बना है डोमिनेंट से, डोमिनेंट से बना डोमिनेंटली और फिर बना प्रीडोमिनेंटली, या डोमिनेंट से बना प्रीडोमिनेंट और प्रीडोमिनेंट से बना प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली भी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और प्री डिटरमाइंड क्या हो रहा था, एडजेक्टिव हो रहा था। सिग्निफिकेंटली, चलो सिग्निफिकेंटली पे भी आएंगे, प्रीडोमिनेंटली के मीनिंग को समझ लेते हैं। देखिए इसके मीनिंग को समझाने के लिए ना मैं आपको यहां पर थोड़ा सा जगह हमें चाहिए होगी। एक वर्ड होता है डोमिनेंट, एक होता है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट भी डोमिनेंट से बना है, प्रीडोमिनेंट, डोमिनेंट में प्री लगा दिया तो प्रीडोमिनेंट हो गया। इनके मीनिंग होते हैं मोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंसिंग, पावरफुल, पावरफुल और लार्ज इन नंबर्स, ठीक है। मोस्ट की जगह मोर ही लिखता हूं। डोमिनेंट और प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मोर इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंसिंग, पावरफुल और लार्ज इन नंबर्स, या लार्ज इन नंबर्स या पावरफुल। कोई भी चीज या कोई भी थिंग या कोई भी पर्सन या कुछ लोग जो दूसरों से ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो या नंबर में ज्यादा हो, उन्हें कहा जाता है प्रीडोमिनेंट, ठीक है। और इस डोमिनेंट और प्रीडोमिनेंट से ही बना है प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली। और प्रीडोमिनेंटली एक एडवर्ब है तो इसी मीनिंग को कन्वे करता है। अब इसी मीनिंग को कन्वे करता हुआ इसका मीनिंग हो जाता है मोस्टली या मेनली, ठीक है। मोस्टली या मेनली के मीनिंग को रिफर करता है प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर डोमिनेंट और प्रीडोमिनेंट का एक ही मीनिंग है क्या? हाँ बच्चा, एक ही मीनिंग है डोमिनेंट और प्रीडोमिनेंट का, लेकिन इनके यूसेज में फर्क है। ये जो डोमिनेंट होता है ये जनरल केसेस में यूज होता है, जनरल सिचुएशन में, जब हम कोई भी सिचुएशन सभी के लिए वैलिड करते हैं, सभी को रिफर करते हैं। जनरल का मतलब क्या है? जनरल का मतलब है जो सभी के लिए वैलिड हो, जो सभी से रिलेट करती हो, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं तो डोमिनेंट लगाते हैं। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी स्पेसिफिक टाइम पर हम किसी की डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं तो हम प्रीडोमिनेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह सकता हूं कि बीजेपी में प्रीडोमिनेंट कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। या आरएसएस में अभी प्रीडोमिनेंट कौन है? मिस्टर भागवत। या कांग्रेस में भी प्रीडोमिनेंट कौन है? मिस्टर राहुल गांधी। या बॉलीवुड में प्रीडोमिनेंट कौन है? किसी भी एक एक्टर का नाम अमिताभ बच्चन कह सकता हूं। तो मैं यहां पर अब स्पेसिफिक कर रहा हूं बॉलीवुड को, बीजेपी को, कांग्रेस को, इस टाइप से। तो इस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम क्या यूज करते हैं? प्रीडोमिनेंट वर्ड का यूज करते हैं। ये एडजेक्टिव है और इन्हीं में एल वाई लगाकर एडवर्ब बना है प्रीडोमिनेंटली, एडवर्ब जिसका मीनिंग आ जाता है मोस्टली या मेनली से, ठीक है। तो ये हो गया प्रीडोमिनेंटली। अब देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ सिग्निफिकेंस हो, जिसमें कुछ महत्व हो,
ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली का मतलब हो गया इंपॉर्टेंटली, और ये हो गया एक एडवर्ब, ये भी एक एडवर्ब है, और इंपॉर्टेंटली या नोटिसेबली इसका मीनिंग हो गया। समवाट एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है और इसका मतलब है टू सम डिग्री, यहां लिख देता हूं मैं नीचे को, समवाट का मतलब है टू सम डिग्री, और ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो अब इन चारों के मीनिंग आपको पता चल गए, जरा बताना कौन सा वाला लगेगा। देखिए ऐसा तो है नहीं कि वाइट सीनियर क्लास को पहले से प्लान कर दिया गया था, पहले से डिटरमाइन कर दिया गया था, तो ऐसा तो कुछ मीनिंग आ नहीं रहा। हाँ, प्रीडोमिनेंटली का मतलब है कि वो डोमिनेंट हो सकते हैं, पहले से वो डोमिनेंट हो सकते हैं। तो यहां पर मोस्टली या मेनली के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहां पर प्रीडोमिनेंटली आना चाहिए। सिग्निफिकेंटली का मतलब भी नहीं आ रहा है यहां पर, ऐसा भी नहीं आ रहा है कि जो वाइट थे वो इंपॉर्टेंटली थे, ठीक है, इंपॉर्टेंटली वाइट सीनियर क्लास, ऐसा कुछ मीनिंग यहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो रहा। और समवाट एडवर्ब डिग्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये जो वाइट है, वाइट सीनियर क्लास में जो वाइट है, ये लोगों के कलर को बताया गया। भाई अमेरिका में वाइट लोग, वाइट पीपल थे, ब्लैक पीपल थे, तो ऐसा तो है नहीं कि समवाट वाइट बोला जा रहा है कि टू सम डिग्री तक वो वाइट थे, कि इतने परसेंट वो वाइट थे, 80% वाइट थे, बाकी ब्लैक थे, नहीं ऐसा नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो डिग्री को भी यहाँ नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है उनकी डोमिनेंस को, कि जो वाइट सीनियर क्लास थी उसमें प्रीडोमिनेंटली वाइट थे, मेनली वाइट थे। 90% पीपल आर वाइट, 5% आर ब्लैक्स, ठीक है। वो नंबर में, इन्फ्लुएंस में, पावर में ज़्यादा थे, और उसके वो प्रेसिडेंट बने। मार्टिन लूथर किंग तो एक ब्लैक अमेरिकन थे, और उन्होंने तो काफ़ी कुछ किया है ब्लैक अमेरिकन्स के लिए, और वो देखो उनकी पढ़ाई भी नेग्रो इंस्टीट्यूशन से हुई, और यहाँ पर भेजा भी उनको एक सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल्स में है। उस टाइम पे वाइट पीपल के लिए पढ़ने की एजुकेशन सिस्टम अलग था, और ब्लैक पीपल के लिए एजुकेशन सिस्टम अलग था, स्कूल अलग अलग थे। ब्लैक पीपल के लिए स्कूल अलग थे और वाइट पीपल के लिए स्कूल अलग थे। वाइट क्लास के बच्चों के लिए बच्चे अलग स्कूल में जाते थे। बाद में फिर लॉ आए, रिफॉर्म्स आए अमेरिकन सोसाइटी में, तब जाके वो एक हुए, ठीक है, तभी लिखा गया है सेग्रीगेटेड पब्लिक स्कूल्स। ये हो गया आपका 46। 47 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो गया प्रीडोमिनेंटली वाइट सीनियर क्लास, ही वॉज अवार्डेड द बीडी इन 1951। बीडी होगा, कोई अवार्ड होगा, अवार्डेड द बीडी इन 1951। अब यहां पर लिखा है, यहां पर एक ब्लैंक दिया है आपको, फिर लिखा है ए फेलोशिप वॉन एट एबिनेजर, ही एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टडीड एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। देखो फिर आपको प्रीपोजिशन दिए गए हैं। अब देखो फिर ये जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, मैंने इसको आपको बताया था कि ओरिजिन दिखाने के लिए हो सकता है। तो फेलोशिप कोई ओरिजिन तो है नहीं, कोई प्लेस तो है नहीं, कोई पॉइंट तो है नहीं, ना टाइम का ना प्लेस का, ना कोई स्टेट है, तो ओरिजिन वगैरह तो यहाँ पर दिखा नहीं रहे, तो फ्रॉम आएगा नहीं। बाई का मैंने आपको बताया था, या तो डूअर बताने के लिए डूअर को रिफर करते हैं तब लगाते हैं, या फिर कोई मैनर वगैरह होता है तब लगाते हैं। टाइम की डेडलाइन कोई बता देता है। यहाँ पर तीनों ही सिचुएशन नहीं है, ना कोई टाइम की डेडलाइन है, ना ही फेलोशिप कोई डूअर है, ना कोई वो मैनर है। यहाँ पर लगना चाहिए विद का मतलब है हैविंग, ठीक है, हैविंग विद का मतलब है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए विद अ फेलोशिप, हैविंग अ फेलोशिप वॉन एट एबनेजर, ही एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टडीड एट बोस्टन यूनिवर्सिटी। थ्रो भी नहीं आना चाहिए। थ्रो का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कर, कोई प्लेस आपको दिया गया है तो उस प्लेस के, उस गिवन प्लेस के इस पॉइंट से इस पॉइंट, फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड या टू द अदर साइड, या टाइम के बिगिनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को रिफर करने के लिए हम थ्रो का यूज करते हैं, ठीक है। तो थ्रो भी यहां नहीं आना चाहिए था, यहां पर विद सही है, विद मीनिंगफुल है। विद अ फेलोशिप वॉन एट एबनेजर, ही एनरोल्ड इन ग्रेजुएट स्टडी एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, कंप्लीटिंग हिज रेजिडेंस। आगे देख लेते हैं क्या है, क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये हो गया आपका 48, ये आ गया सामने, ठीक है। कंप्लीटिंग हिज रेजिडेंस द डॉक्टरेट इन 1953। यहां पर आपको फिर से एक ब्लैंक दिया गया है, 4 प्रीपोजिशन दी गई है। देखिए 4 प्रीपोजिशन लगाते हैं आप पर्पस के लिए, कोई पर्पस है, कोई रीजन है
किसी चीज को करने का, तो आप क्या लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन आप लगाते हैं रिलेशनशिप्स बताने के लिए, बिलोंगिंगनेस बताने के लिए, कि किसी के पोजीशन में कुछ है, इस तरह की चीजें बताने के लिए आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो कंप्लीटिंग हिज रेजिडेंस ऑफ द डॉक्टरेट इन 1953, ये तो मीनिंगफुल हो ही नहीं रहा। रेजिडेंस की हम डॉक्टरेट से मीनिंग नहीं दिखा रहे, एक्चुअली में यहाँ पर फॉर आना चाहिए, पर्पस आना चाहिए, अबाउट फॉर आना चाहिए कि उन्होंने ये कंप्लीट किया डॉक्टरेट के लिए। 1951 में उन्हें अवार्डेड किया गया, उसके बाद फेलोशिप के साथ उन्होंने रेजिडेंस को जहाँ पर भी थे वो कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद उनका पर्पस क्या था, उन्होंने कंप्लीट को किया, कंप्लीटिंग हिज रेजिडेंस फॉर द डॉक्टरेट। उस पर्पस को रिफर करने के लिए यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन को लगाया जाना चाहिए। अबाउट का मतलब होता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ समथिंग, या कनेक्टेड विद, या कंसर्निंग, तो यहां पर अबाउट भी नहीं आना है। और टू लगाते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, जिस तरह से फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट के लिए, ओरिजिन पॉइंट के लिए लगाया जाता है, उसी तरह से टू डेस्टिनेशन पॉइंट या लास्ट पॉइंट के लिए लगाया जाता है। अब वो लास्ट पॉइंट प्लेस का भी हो सकता है, टाइम का भी हो सकता है, या कोई अवस्था भी हो सकती है, कोई स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मीनिंगफुल फॉर प्रीपोजिशन, फॉर द डॉक्टरेट इन 1953 एंड रिसीविंग द डिग्री इन 1955। ये हो गया आपके, आगे चल लेते हैं। इन बोस्टन ही एंड मैरिड कोरेटा स्कॉट, कोरेटा स्कॉट के बारे में आगे दिया है, ए यंग वुमन, ठीक है, इनसे शादी की। तो क्या आना चाहिए, सॉ, इलोप्ड, मेट या वॉच्ड। देखिए जब मैरिड की बात हो रही है तो इलोप तो आना ही नहीं चाहिए। इलोप का मतलब क्या होता है, इलोप का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं सुनहरे शब्दों में, इलोप एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रन अवे विद समवन, टू मैरी विदाउट पेरेंटल कंसेंट, माँ बाप की मर्जी के बिना किसी के साथ भाग जाना, शादी करने के लिए दूर भाग जाना, ठीक है, उसको कहते हैं इलोप। और इलोप वर्ब है और इसी प्रोसेस को, इसी मीनिंग को कन्वे करने के लिए ये इलोप से बन जाता है इलोपमेंट। इलोपमेंट का मतलब ये एक्टिविटी, इलोपमेंट, इलोपमेंट का मतलब द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ठीक है, ये प्रोसेस, ये पूरी क्या कहलाती है, इलोपमेंट कहलाती है। तो इलोप का मतलब तो ये है। तो जब मैरी की है तो इलोप का तो मतलब ही नहीं है। देखिए वॉच्ड और सी भी नहीं यहां पर नहीं आएंगे, सॉ और वॉच भी यहां नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वॉच्ड और सी जो है एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर वॉच करने के या शा करने के मीनिंग को कन्वे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मैट का मतलब वो इससे मिले, इंटरेक्ट किया, उसको जाना, उसको समझा, इस मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है इस तरह के पैसेज में। अब देखिए पूरा का पूरा पैसेज जो है उनकी तारीफ के पुल बांधने में लगा पड़ा है कि उन्होंने यहाँ से ये पढ़ा, यहाँ पर उनके प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो उसी पॉजिटिव सेंस में हम चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैट आना चाहिए। इन बोस्टन ही मेट एंड मैरिड, यहाँ पर क्या आना चाहिए 49 में मैट, मिले, ही मैट। ये तो सी और वॉच तो ये तो फिजिकल सेंसेस को इस्तेमाल करने वाली वर्ब है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है। देख तो हम किसी को भी लेते हैं, मैरी तो उससे नहीं कर लेते, मैरी हम उसी से करते हैं, शादी हम उसी से करते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं, जो हमें पसंद आ जाता है, हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, हम उसको समझने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर आना चाहिए मैट। इन बोस्टन ही मेट एंड मैरिड कोरेटा स्कॉट, अ यंग वुमन ऑफ, आगे क्या है देख लेते हैं। अरे यार ये ठीक है, अ यंग वुमन ऑफ कॉमन इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक अटेनमेंट्स, या पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल, या अनकॉमन इंटेलेक्चुअल, या जनरल इंटेलेक्चुअल। देखिए मैं आपको बता दूं, जनरल और कॉमन, इंटेलेक्चुअल का मैंने मतलब क्या बताया था अभी। इंटेलेक्चुअल का मतलब है रिलेटिंग टू द एबिलिटी टू थिंक इंटेलिजेंटली या टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज और थिंग्स, ठीक है।
अब इस मीनिंग में, जिस कंटेक्स्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं, पूरा पैराग्राफ में, पूरे पैसेज में जो कंटेक्स्ट दिया हुआ है, इस मीनिंग में कॉमन और जनरल तो बिल्कुल ठीक ही नहीं बैठ रहे भाई। वो मार्टिन लूथर किंग इतने समझदार थे, यहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, तो किसी कॉमन इंटेलेक्चुअल की या जनरल इंटेलेक्चुअल की लड़की से तो उन्होंने शादी की नहीं होगी। कोई ऐसी लड़की होगी जिसका कोई अनकॉमन इंटेलेक्चुअल होगा। पार्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, ये भी यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है। कोई स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल की बात नहीं की जा रही है पैराग्राफ में, ऐसा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं दिया गया जो स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल की बात की जाए। कोई कॉमन इंटेलिजेंट की लड़की भी नहीं होगी, अनकॉमन इंटेलेक्चुअल की, अनकॉमन इंटेलिजेंस की लड़की होगी, इसलिए उन्होंने शादी की। आगे लिखा हुआ भी है, देखिए, आर्टिस्टिक अटेनमेंट्स। तो ये जो सारी चीजें हैं उसके महत्व को बताने के लिए लिखी गई हैं। पूरा पैसेज जो है उनके महत्व को, उनको इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू बताने के लिए लिखा गया है। तो यहां पर आना चाहिए अनकॉमन इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल के साथ कॉमन सही भी नहीं है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल सभी लोगों में होता भी नहीं है, सभी लोगों को इंटेलेक्चुअल कहा भी नहीं जा सकता। सामान्यतः है लोगों को इंटेलेक्चुअल नहीं कहा जाता। पूरी जनरल पॉपुलेशन में 1-2% लोग ही मुश्किल से होते होंगे जिनको इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है, 1% से भी कम होते होंगे, ठीक है, जो अपने दिमाग को इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को भी सोचने समझने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं गवर्नमेंट की, स्टेट की पॉलिसीज़ को, सोशल कस्टम्स को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, ठीक है, आजकल भी है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब, इंटेलेक्चुअल किसी ऐसे पर्सन को तो कहा ही नहीं जा सकता जो कॉमन इंटेलिजेंट रखे हुए हो। अनकॉमन पर्सन को ही इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है, इंटेलिजेंट माना जा सकता है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर आना चाहिए था अनकॉमन। ये हो गए आपके 41 से 50 तक के क्लोज टेस्ट नंबर 5वां खत्म हुआ। अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगर आप कोई विशेष प्रकार का सेशन चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी भी तरह की आपकी सिचुएशन है, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।